नाइट कर्फ्यू पर आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू अब एक हफ्ते की देरी यानी 18 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया। मकर संक्रांति और दूसरे त्योहारों की वजह से सरकार ने अपना ये फैसला बदला। ईडी का नया दफ्तर दिल्ली में बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। अब दिल्ली में मौजूद ईडी के तीनों दफ्तर इसी इमारत से एक साथ काम कर सकेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुबह से 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। वो पहले दिन टिहरी और हरिद्वार में रहेंगे, जबकि दूसरे दिन रुद्रपुर में पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। टेनिस खिलाड़ी यूकी भामरी जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वालिफायर के दूसरे दौर में पहुंच गए, जबकि अंकिता रैना को पहले ही दौर में यूक्रेन की खिलाड़ी से 1-6 और 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। झारखंड की जामताड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मास्क पर अजीब बयान दे दिया। ज्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, MBBS डॉक्टर बता रहा हूँ, ज्यादा मास्क मत लगाएं, भीड़ भाड़ जगह पे लगाएं। जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया और इरफान अंसारी के बहाने राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। बिहार के मुंगेर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि वहां 3 दिन पहले हुई पंचायत के एक फैसले को लेकर 2 गुटों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ पत्थरबाजी होती दिखाई दी और जैसे ही पत्थरबाजी का ये सिलसिला तेज हुआ, वहां अफरा तफरी मच गई और लोग खुद को पत्थरों से बचाने के लिए भागते नजर आए। वहीं इस पत्थरबाजी के बीच कुछ लोग डंडों के साथ भी खड़े दिखे। बताया गया कि इस झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। से लाठी से वार करना शुरू कर दी, मेरा सर फट गया। बाद में दोनों गुटों की ओर से इस मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। सौबात की बात है कि मुंगेर के इस गांव में 3 दिन पहले 2 गुटों का विवाद हुआ था, जिसमें सरपंच के पति ने पंचायत करके मामला रफा दफा करवा दिया था, जिनका आरोप है कि उसी फैसले से नाराज होकर एक गुट के लोगों ने उन पर हमला किया, जबकि दूसरे गुट का दावा है कि हमला सरपंच के पति और उनके साथियों ने किया, जिसमें पुलिस ने दोनों तरफ से केस दर्ज कर लिया है। केंद्र सरकार जल्द ही चिप वाला ई पासपोर्ट जारी करने जा रही है। खबर है कि योजना के तहत जो ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, उनमें एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगी होगी और इसी माइक्रोचिप में पासपोर्ट बनाने वालों की सारी जानकारियां स्टोर रहेंगी। दावा किया जा रहा है कि इस माइक्रोचिप में स्टोर जानकारी को एयरपोर्ट पर स्कैन किया जा सकेगा, जिससे जांच में लगने वाला वक्त भी घट जाएगा। सरकार का दावा है कि ई पासपोर्ट के जरिए पासपोर्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि माइक्रोचिप में छेड़खानी की जानकारी तुरंत एयरपोर्ट पर लगे सिस्टम के पकड़ में आ जाएगी और पासपोर्ट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 20,000 अधिकारियों और राजनयिकों को चिप वाले ई पासपोर्ट जारी भी कर चुकी है। बड़ी खबर आई कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद से जुड़ी, जिन पर आचार संहिता के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया, क्योंकि एक दिन पहले जब उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था, उस दिन सहारनपुर में उनके समर्थकों और खुद इमरान मसूद ने कोरोना नियमों का ख्याल नहीं रखा था। कोरोना के खतरे के बीच उनके घर पर भीड़ जुटी, जिसमें शामिल लोगों में मास्क तक नहीं पहना था। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अमित, इसलिए FIR हुई? किशोर, सहारनपुर के कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद समेत 10 नामजद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और ये FIR दर्ज हुई है IPC की धारा 188 और महामारी एक्ट के तहत। केवल इमरान मसूद समेत 10 लोगों के नाम पर ही नहीं है ये FIR, बल्कि ये FIR 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इमरान मसूद के ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई थी और ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि इन्होंने जब ऐलान किया था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, और जिसकी वजह से कानूनी कार्रवाई हुई और इमरान मसूद भीड़ जुटाने पर फंस गए। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उन्होंने ऐलान किया था कि वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, जिसके लिए उनके सहारनपुर के घर पर समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिनमें ज्यादातर के चेहरे पर न मास्क था और न उनके बीच दूरी। यही नहीं, जब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान करने समर्थकों के बीच पहुंचे थे तो उन्होंने भी मास्क नहीं पहना था। यही वजह रही कि पुलिस ने कार्रवाई की और इमरान मसूद समेत 10 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। IPC और महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया है। इस मामले में इमरान मसूद के अलावा 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस हुआ।
सौबात की एक बात है कि इमरान मसूद ने बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया, लेकिन इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 5 साल पहले कांग्रेस ने यूपी में विधानसभा की सिर्फ 7 सीटें जीती थी, जिनमें 2 सीटें सहारनपुर की थीं, और उनमें भी एक विधायक मसूद अख्तर भी इमरान मसूद के साथ चले गए, जो फिलहाल समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले कानून के झंझट में फंसे हैं, क्योंकि इमरान मसूद के साथ उन पर भी महामारी एक्ट और धारा 144 तोड़ने के आरोप में केस दर्ज हो चुका है। कोरोना की वजह से हरियाणा में सरकार ने एस्मा लगा दिया। ओडिशा में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। ये चुनाव 5 चरणों में होंगे, जिनकी शुरुआत 16 फरवरी से होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के रणथंभौर पहुंची, जहां वो परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। दिल्ली सरकार के फैसले के फौरन बाद प्रदेश की क्रिकेट एसोसिएशन DDCA ने भी अपना सारा काम बंद करने के निर्देश दिए। राजधानी के अरुण जेटली मैदान में मौजूद कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी क्रिकेट पिच को ढकते नजर आए। PV सिंधु दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गईं। उन्होंने पहले दौर के मुकाबले में श्रीकृष्ण प्रिया को 21-5 और 21-16 से शिकस्त दी। हैदराबाद में कस्टम्स विभाग ने बैंडेज में छिपाकर लाखों के सोने की तस्करी के खेल का पर्दाफाश कर दिया। ये कार्रवाई 2 दिन पहले राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर की गई थी, जहां कस्टम्स विभाग के एक अफसर ने संयुक्त अरब अमीरात से पहुंचे एक यात्री को रोक लिया था और उसकी चेकिंग की गई थी, जिसमें उसके पास पेस्ट की तरह डाला हुआ 970 ग्राम सोना मिला। इस कार्रवाई का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, जिसमें साफ दिखा कि आरोपी के बाएं पैर पर बंधी बैंडेज को कैंची से काटा गया। उसका एक सिरा कट जाने के बाद कस्टम्स के अधिकारी ने उसे आरोपी के पैर से निकाला और फिर टेबल पर रखकर उस पट्टी को धीरे धीरे काटना शुरू किया। उन्हें रुई और टेप के बीच में सोना मिला, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए बताई गई। बात की एक बात यह कि भारत में सोने पर लगभग 15% कस्टम्स ड्यूटी लगती है, जिसकी वजह से यहां सोने के दाम खाड़ी के देशों की तुलना में अधिक हैं, और उसी चक्कर में खाड़ी के देशों से सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी भी हो रही है, जिन्होंने 4 साल पहले सोने को पेस्ट में बदलकर तस्करी करना शुरू कर दिया, जिसे एयरपोर्ट पर लगे मेटल डिटेक्टर भी नहीं पकड़ पाते। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुंबई से। मौसम विभाग ने मुंबई में कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी कर दी है। औसत तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। समुद्र के पास बसा शहर मुंबई, जहां सर्दियों में भी आमतौर पर लोगों को उमस का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उमस की वजह से लोग पसीनों से तरबतर हो जाते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से मुंबई में लोग ठंड के कारण गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर हैं, और मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 4 से 5 दिन और लोगों को ऐसे ही ठंड का सामना करना पड़ सकता है। अभिषेक पांडे हमें बता रहे हैं मुंबई से। अभिषेक, ठंड हो रही मुंबई में? जी किशोर, निश्चित तौर पर मुंबईकरों को परेशान करने वाली ठंड है। अमूमन मुंबई का मौसम सदाबहार मौसम होता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुंबई में ठंड बढ़ी है, और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले समय में भी ये ठंड जारी रह सकती है और पारा 10 के नीचे तक जा सकता है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी ठंड देखी जा रही है, और ये ठंड आने वाले समय में इसी तरीके से जारी रह सकती है। किशोर, मौसम का मिजाज केवल दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से मुंबई तक ऊटपटांग बना हुआ है। मुंबई के लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है। मुंबई के लोगों को ठंड लगना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मुंबई समंदर किनारे बसा हुआ शहर है, जहां लोगों को दिसंबर और जनवरी में भी उमस का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार मुंबई की कुछ जगहों पर तापमान दिल्ली के जितना ही रिकॉर्ड किया गया, दिल्ली के बराबर। मुंबई के लोगों को अक्सर उत्तर भारत के लोग ये कहा करते हैं कि कभी दिल्ली आकर देखिए, तब पता चलेगा कि ठंड क्या होती है। लेकिन सोमवार को मुंबई की कुछ जगहों का तापमान दिल्ली के बराबर रिकॉर्ड किया गया। मुंबई के सांता क्रूज में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 13.2 मुंबई के लिए बहुत नीचे है, जबकि कोलाबा में तापमान रहा 15.2 डिग्री सेल्सियस। आमतौर पर मुंबई में तापमान इससे कहीं ज्यादा रहता है, लेकिन पिछले 2 दिन में मुंबई की कुछ जगहों पर तापमान 6 डिग्री तक नीचे पहुंच चुका है। मतलब 6 डिग्री नहीं हुआ है, जितना होता है उससे 6 डिग्री नीचे जा चुका है। और यह हालात अकेले मुंबई के नहीं है। मुंबई के पास महाराष्ट्र के ऐसे कई शहर हैं जो मौसम में एक ऐसा बदलाव देख रहे हैं जैसा उन्होंने पहले नहीं देखा। मसलन नासिक में तापमान महज 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी तरह जलगांव में भी तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसपास के कुछ और जिलों में भी तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया, और अनुमान है कि अभी कुछ दिन और लोगों को ऐसे ही ठंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुंबई के लोगों के लिए भी इस तरह की ठंड कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि लोग अचानक सर्द हवाओं का सितम झेलकर परेशान भी हैं और हैरान भी हैं, क्योंकि सोमवार का मुंबई का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री पिछले 10 साल में जनवरी में शहर का सबसे कम तापमान रहा। मतलब 1 दशक का सबसे ठंडा दिन। अनुमान तो यह है कि अभी ठंड और बढ़ने वाली है। इसीलिए मुंबई के लोग सर्द हवाओं के अचानक हुए हमले से सकते में आ गए
और ट्विटर पर थोड़ी ही देर में हैशटैग मुंबई विंटर ट्रेंड करने लगा। कोई कहने लगा कि उसे किसी दूसरे शहर में होने का एहसास हो रहा है, कोई गर्म कपड़ों वाली अपनी तस्वीर इंटरनेट पर डालने लगा। और मुंबई की सर्दी पर भी बात करने वालों में आम लोगों के साथ हिंदी फिल्मों के कई सितारे भी जुड़ गए हैं। लेकिन मुंबई के लिए यह परेशानी इसलिए बड़ी हो सकती है क्योंकि मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन और ऐसे ही मौसम की चेतावनी दी है और यह अनुमान जताया है कि अगले 4 से 5 दिन तक इसी तरह मुंबई के लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ता रहेगा। इस दौरान औसत तापमान 4 से 6 डिग्री तक नीचे बना रहने का अनुमान है। 6 डिग्री तक लुढ़केगा नहीं तापमान, जितना रहता है उससे 6 डिग्री कम हो जाएगा और इसका असर केवल मुंबई में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हो सकता है। दावा यह है कि उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश तक सर्द हवाएं पहुंच रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर की वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने का असर हो रहा है। मतलब यह कि एक तरफ महाराष्ट्र में अरब सागर में चल रही हलचल की वजह से बारिश हो रही है, दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों से सर्द हवाएं भी पहुंच रही हैं और दोनों हलचल एक साथ होने की वजह से ऐसा सर्द मौसम बन रहा है जो आमतौर पर मुंबई में नहीं होता। सौभाग्य की एक बात यह कि मुंबई और चेन्नई जैसे समंदर के किनारे बसे शहरों के लोगों को 25 डिग्री तापमान भी बहुत ठंडा महसूस होता है क्योंकि वहां समंदर से निकलने वाली भाप से भरी हवाओं की वजह से दिन का तापमान आमतौर पर 28-30 डिग्री तक बना रहता है। लेकिन मुंबई में दिन का तापमान भी सामान्य से कम है और रात में तो पारा एक दशक के सबसे निचले स्तर पर चला गया, जबकि यह आशंका भी बनी हुई है कि कहीं ऐतिहासिक ठंड का हमला न हो जाए, जिसका रिकॉर्ड वहां 60 साल पहले बना था जब 22 जनवरी 1962 को मुंबई में रात का तापमान 7.4 डिग्री तक लुढ़क गया था। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद के पंजाब के मोगा से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर कांग्रेस में घमासान छिड़ गया। मोगा से विधायक हरजोत कमल के समर्थकों ने जैसे ही ये खबरें सुनी वो भड़क गए और प्रदर्शन करने लगे। भीड़ जुटी तो पुलिस भी इकट्ठा हो गई और प्रदर्शन करने वालों को समझाने लगी। वो मानने के मूड में नजर नहीं आए और पुलिस के सामने हरजोत कमल के समर्थन में नारे लगाते रहे। खुद विधायक हरजोत कमल भी अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और इशारों में बोले कि अगर उनका टिकट कटा तो वो अड़ जाएंगे। मेरे सद्दे ते नहीं, जदों तोनू कां दे हत्थ विच सुनेहा मिलदी उत्थे इकट्ठे हो गए। मालविका सूद ने एक दिन पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके बाद खबरें उड़ी कि वो मोगा से चुनाव लड़ सकती हैं और इसी के बाद पंजाब कांग्रेस में मोगा सीट पर कलह शुरू हो गई। हरजोत कमल तो इन अटकलों से बेहद निराश दिखे और उन्होंने दो टूक बोल दिया कि आला कमान को मोगा में टिकट उनके हिसाब से देना चाहिए। एमएलए नूं तकड़ा करना सी तो सारी दे सारियां टिकटां मेरे मुताबिक देनियां चाहिए। मालविका सूद के कांग्रेस में आने के बाद मोगा सीट से जुड़ी जो खबरें उड़ी तो उन पर चन्नी की प्रतिक्रिया भी आई, जिससे संकेत मिले कि हरजोत कमल का पत्ता मोगा से कट सकता है। लेकिन टिकटां बदलदियां भी होंदियां, नवे बंदे भी आउंदे हुंदे। मालविका सूद मोगा की ही रहने वाली हैं और वहां कोचिंग सेंटर चलाती हैं। उनके कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद खबर उड़ी कि वो मोगा से चुनाव लड़ सकती हैं। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद वहां कोचिंग सेंटर चलाती हैं और पिछले कुछ महीनों से वहां कांग्रेस के लिए प्रचार भी कर रही हैं। मोगा पंजाब के मालवा इलाके में आता है, जहां पंजाब विधानसभा की करीब 50% सीटें आती हैं। कहा जा रहा है कि इस इलाके में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और अगर इस सीट से सोनू सूद की बहन चुनाव लड़ती हैं तो नया सियासी एंगल बन सकता है, क्योंकि सोनू सूद को करीब 6 महीने पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। सौभाग्य की एक बात यह कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी एक दिन पहले मोगा में सोनू सूद की बहन मालविका के घर पहुंचे थे, जिनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा पहले से थी और माना जा रहा था कि सीएम चन्नी मोगा के कांग्रेस विधायक हरजोत कमल सिंह पर के घर जाकर उनको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वहां विधायक के समर्थकों की भीड़ जुटी थी, जिनके विरोध की आशंका की वजह से सीएम सीधे सोनू सूद की बहन के घर चले गए। तो मोगा के विधायक हरजोत कमल ने इसे अपनी टिकट कटने का संकेत माना और बागी तेवर दिखाते हुए हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि मालविका सूद को अभी औपचारिक तौर पर कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ गई। सीबीडीटी ने साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर उनका हालचाल जाना। इन दोनों मुख्यमंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।
दिल्ली में कोरोना संकट की वजह से होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने नई पहल की। सीएम ने बताया कि घर पर मौजूद ऐसे लोगों के लिए सरकार ऑनलाइन योग क्लास चलाएगी, जिसके लिए मरीजों को एक लिंक के जरिए खुद को रजिस्टर करना होगा। इससे तकरीबन 40,000 मरीजों को फायदा मिलेगा। अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। फरवरी में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कोरोना संकट की वजह से टालने का फैसला लिया गया। आईपीएल के अगले सीजन के लिए वीवो की जगह टाटा को टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया। टाटा का प्रपोजल सबसे अच्छा था, जिसमें बीसीसीआई को काफी वित्तीय लाभ भी हो रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि स्कूल बस की जबरदस्त टक्कर के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी एक क्रेन से टकरा गई और इस हादसे की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि बस की टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने काफी संभलने की कोशिश की, लेकिन सामान लदा होने की वजह से ट्रॉली ने उसे भी आगे धकेल दिया और ट्रॉली सड़क के किनारे खड़ी एक क्रेन से टकराकर पलट गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग होकर सड़क के दूसरी ओर बढ़ता नजर आया। आनन फानन में आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे और ट्रॉली पर बैठे मजदूरों को बचाने में जुट गए। इसके कुछ देर बाद ट्रैक्टर को टक्कर मारने वाली स्कूल बस भी सड़क के किनारे आकर रुक गई और उसमें बैठे बच्चे बाहर उतरते दिखे। गनीमत यह रही कि स्कूल बस में बैठे बच्चों को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई। सौभाग्य की बात है कि स्कूल बस के ड्राइवर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मारी, जिसकी वजह अभी साफ नहीं है कि आखिर बस ड्राइवर को सामने चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों नहीं दिखी और फिर वो बस के ब्रेक क्यों नहीं लगा पाया, जबकि टक्कर इतनी जोरदार थी कि पत्थर लदी ट्रॉली ट्रैक्टर से अलग हो गई, जिसमें बैठे मजदूरों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही। बड़ी खबर आई यूपी से, जहां राज्य के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पार्टी के 3 और विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। मतलब यह कि यूपी में एक ही दिन बीजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिनके समाजवादी पार्टी में जाने की खबर है। इस बीच खबर यह भी आई कि बीजेपी आलाकमान रूठों को मनाने की कोशिश में जुट गया। उत्तर प्रदेश में इस्तीफे तब हुए जब दिल्ली में यूपी के मुद्दे पर ही पार्टी की बड़ी बैठक चल रही थी। अमित सिंह, क्या पता चल रहा है इस पर? किशोर, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने ही एक सहयोगी विधायक रोशन लाल वर्मा के हाथों अपना रेजिग्नेशन लेटर राज्यपाल के पास भेजा है। रोशन लाल वर्मा, जो कि शाहजहांपुर से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अभी तक फिलहाल इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन वो विचार विमर्श करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उसके बाद वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। इसके अलावा 2 और विधायक, ब्रजेश प्रजापति और एक विधायक जो है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है बीजेपी में और इन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि अगले 1 से 2 दिन में वो डिसाइड करेंगे कि वो किधर जाएंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और खबर है कि वो समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा भेजा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपना इस्तीफा लेकर नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा के हाथों अपना इस्तीफा भेजा, जिन्होंने राजभवन पहुंचने पर मीडिया के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य की भेजी गई चिट्ठी दिखाई। अरे मैं उनके प्रतिनिधि हूं, उन्हें भेजा। रोशन लाल वर्मा के इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचते ही मीडिया स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंच गई, जहां उन्होंने पार्टी में अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की वजह बताई। नेतृत्व के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैंने ये कदम उठाया है। एक और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने उनके साथ एक तस्वीर शेयर कर दी और लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिनंदन, जिससे संकेत मिले कि केवल स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि उनके साथ कुछ और नेता भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की मुलाकात सुबह 11 बजे अखिलेश यादव के घर पर हुई, जिसके बाद उनके इस्तीफे की खबर आई। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद 3 बीजेपी विधायकों ने भी इस्तीफा दिया, जिनमें रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति और भगवती सागर के नाम शामिल हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य समेत यूपी में बीजेपी के 4 नेताओं ने इस्तीफा दिया। कुछ दिन पहले 2 और विधायकों माधुरी वर्मा और राधाकृष्ण शर्मा ने भी इस्तीफा दिया था, जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि खबर है कि बीजेपी नेतृत्व स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 नेताओं को मनाने की कोशिश करने वाला है और स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को नाराज नेताओं से बात करने के निर्देश दिए गए। सौभाग्य की एक बात यह कि लगभग 5.5 साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और तब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ अपनी बेटी और बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे।
जबकि इस बार बीजेपी से उनकी नाराजगी की एक वजह यह मानी जा रही है कि वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई दी कि बीजेपी छोड़ने की वजह बेटा या बेटी नहीं बल्कि विचारधारा है। इनके पार्टी छोड़ने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी प्रभाव काफी बड़े दायरे में है, जो मूल रूप से अवध के इलाके में आने वाले प्रतापगढ़ के हैं और पूर्वांचल की पडरौना सीट से 3 बार विधायक चुने जाने से पहले 2 बार रायबरेली की डालमऊ सीट से चुनाव जीत चुके हैं। जबकि केशव प्रसाद मौर्य की बेटी, माफ कीजिएगा, हथियारों के कथित दलाल संजय भंडारी के बहाने बीजेपी ने फिर कांग्रेस और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर ले लिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर आरोप लगाया कि संजय भंडारी ने लंदन में फ्रांस की एक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बीजेपी ने दावा किया कि संजय भंडारी ने जो एफिडेविट जहां दिया उसमें उन्होंने शिकायत की कि यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने एक सीनियर भारतीय अधिकारी के एक साथ कंपनी की मीटिंग करवाकर उसकी एक डील करवाने में मदद की थी। दावा है कि उस डील के बदले फ्रांस की कंपनी को संजय भंडारी को करीब 167 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी थी, लेकिन उसमें भंडारी को सिर्फ 75 करोड़ रुपए ही मिले। अब बीजेपी का दावा है कि संजय भंडारी ने बाकी की घूस पाने के लिए कंपनी पर केस ही दर्ज करा दिया है। इसी वजह से बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर टूट पड़ी और दावा किया कि यूपीए सरकार में दलाली के बिना रक्षा सौदे नहीं होते थे। नाम संजय भंडारी का आया, इसलिए बीजेपी ने प्रियंका गांधी समेत पूरे गांधी परिवार से जवाब मांग लिया, क्योंकि बीजेपी यह आरोप लगाती रही है कि संजय भंडारी के रॉबर्ट वाड्रा से बेहद करीबी रिश्ते हैं। कि जो देश की जड़ों में दीमक का काम करते हैं, देश को खोखला करने का काम करते हैं, उनके रिश्ते गांधी परिवार से होते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को हवाई बताया और दावा किया कि अगर उनमें दम होता तो वो पिछले 8 साल में साबित हो चुके होते। सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे थे, महज इन्होंने गांधी परिवार पर कीचड़ उछालने का काम किया। सौभाग्य की एक बात यह कि संजय भंडारी पर स्विट्जरलैंड और फ्रांस की कंपनियों से अरबों रुपए कमीशन लेकर भारत में रक्षा मंत्रालय के ठेके दिलाने का आरोप है, जिसकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी की जांच रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी चल रही है, जिसमें दावा किया गया था कि संजय भंडारी के रिश्ते रॉबर्ट वाड्रा से भी हैं। लेकिन वो मामला 2 साल से ठंडा चल रहा था, जो नए सिरे से गर्मा गया, क्योंकि फ्रांस की कंपनी से संजय भंडारी ने जो बकाया कमीशन मांगा है वो मिराज लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने से जुड़ा है, जिसका ठेका यूपीए सरकार के वक्त फ्रांस की कंपनी को मिला था। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के बाद चौतरफा घिरी पंजाब सरकार पर अब अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने निशाना साधा। उन्होंने इसे चूक नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश बताया। ड्रग्स केस में अग्रिम जमानत मिलने के बाद फरार चल रहे बिक्रम मजीठिया 22 दिन बाद सामने आए। ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਨਸੈਂਸਿਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਿਆ। इसी मामले में जावेद अख्तर के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में गीतकार जावेद अख्तर के ट्वीट पर बीजेपी हमलावर हो गई, क्योंकि जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में पीएम की सुरक्षा में चूक को काल्पनिक खतरा बताया। यही नहीं, उन्होंने हरिद्वार धर्म संसद में हुई भड़काऊ बयानबाजी पर प्रधानमंत्री के चुप रहने पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी ने भी उन पर जोरदार पलटवार किया। जावेद अख्तर जैसे लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है। ब्रह्मोस मिसाइल के आधुनिक वर्जन का आईएनएस विशाखापट्टनम से सफल परीक्षण किया गया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई दी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उन पर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार का आरोप है। ओडिशा के कटक में वहां के मशहूर अभिनेता मिहिर दास का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी उनके निधन पर दुख जताया। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद ये सस्पेंस बन गया कि वो दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर जाएंगे या नहीं। टीम इंडिया को 1 टेस्ट के बाद 19 जनवरी से वनडे सीरीज में हिस्सा लेना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वेतन बढ़ोतरी की मांग पर प्रदर्शन कर रही पुलिस वालों की पत्नियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी से मारपीट भी की गई। ये घटना 3 दिन पहले हुई थी, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें दिखा कि नेशनल हाईवे 53 को खुलवाने गई एएसआई दिव्या शर्मा की प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बुरी तरह पिटाई कर दी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उन्हें खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला। अरे नहीं भाई। लेकिन ये देख वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले फौरन एक्शन में आए और उन्होंने भीड़ के चंगुल से किसी तरह उस अधिकारी को बचाया।
इस मारपीट और हंगामे से पहले इन लोगों ने एक और अधिकारी रत्ना सिंह के साथ भी धक्का मुक्की की कोशिश की। हालांकि वो वक्त रहते वहां से निकलने में सफल रहीं। असल में वेतन के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का कुछ समाज सेवियों ने समर्थन किया था। बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी पर ये लोग भड़क गईं और उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और इसी हंगामे के दौरान ये मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाली महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बात की बात यह कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस अफसर के नाम पर भर्ती हुई थी, जिन्हें बाद में तरक्की देकर असिस्टेंट कांस्टेबल बना दिया गया, जो लंबे समय से पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन देने की मांग कर रहे थे। और पिछले साल इस आंदोलन में होमगार्ड के जवान भी शामिल हो गए, जिनकी तरफ से उनके घर की महिलाओं ने आंदोलन करने का जिम्मा संभाल रखा था, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी और बताया गया कि रिपोर्ट के बाद सरकार मांगे पूरी करने का ऐलान भी करने वाली थी, लेकिन तभी यह बवाल हो गया। खबर है कि पंजाब चुनाव से पहले गठबंधन पर आम आदमी पार्टी और किसान नेताओं के बीच बात नहीं बनी। पता चला है कि किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आम आदमी पार्टी से 60 सीटों की डिमांड की थी, जबकि अरविंद केजरीवाल केवल 10 सीटें देने के लिए माने और इसलिए आम आदमी पार्टी और किसान नेताओं के बीच गठबंधन पर बात नहीं बनी। किसान आंदोलन के बाद बने संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद खबर आई कि किसान नेताओं के इस मोर्चे से आम आदमी पार्टी की बात चल रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी। खबर है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बलबीर सिंह राजेवाल और दूसरे किसान संगठनों ने आम आदमी पार्टी का गांवों में और पंजाब में प्रचार किया था, लेकिन इस बार वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद मणिपुर के इंफाल में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इस वारदात से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस वाले वहां पहुंचे और नाराज प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान इन लोगों ने जगह जगह आगजनी की, जिसे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने फौरन बुझा दिया। इस वारदात से पूरे इलाके में तनाव दिखा, लिहाजा हालात न बिगड़े इसके लिए वहां पुलिस बल ने मार्च किया। जिन 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनके घरों में मातम पसर गया। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पीड़ित परिवारों को ढांढस बनाने उनके घर पहुंचे और उन्होंने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। Within short time, they will searching the main culprit or some other. मुख्यमंत्री से भरोसा मिलने के बाद लोगों ने रास्ता खाली कर दिया, जिसके बाद दोनों के शवों का कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। सौभाग्य की बात यह कि मणिपुर में जिन 2 लोगों की हत्या हुई, उनमें एक मणिपुर के वन मंत्री का करीबी था, जबकि दूसरा मणिपुर पुलिस की रिजर्व बटालियन में हवलदार बताया गया। लेकिन आसपास के लोग उसे भी बीजेपी का समर्थक बता रहे हैं, जिसकी वजह से इस दोहरे हत्याकांड को मणिपुर में चुनावी हिंसा से जोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पंजाब का दौरा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह से 2 दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो चंडीगढ़ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता ने राष्ट्रपति को खत लिखकर 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को बैलेट पेपर से करवाने की मांग की। ऐसा न होने पर उन्होंने इच्छा मृत्यु की गुहार भी लगाई। बीसीसीआई ने आईपीएल में 2 नई टीमों लखनऊ और अहमदाबाद को हरी झंडी दे दी। साथ ही खिलाड़ियों की नीलामी की तारीख भी तय कर दी, जो कि 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। के श्रीकांत और समीर वर्मा अपने अपने मुकाबलों में जीत के साथ इंडिया ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने सांसद प्रताप सिंह बाजवा को पार्टी की घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बना दिया। साथ ही सुनील जाखड़ को प्रचार समिति का जिम्मा सौंपा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हफ्ते भर तक चली हिंसा में अफगानिस्तान और मध्य एशिया के आतंकी संगठनों का हाथ बता दिया। मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान में करीब 1 हफ्ते तक चली हिंसा का दौर थम गया, जिसके बाद मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां की सेना के जवानों ने सड़कों पर मार्च निकाला। वहां के राष्ट्रपति पहले ही रूस की सेना के जवानों को वापसी के लिए कह चुके हैं। दंगे और हिंसा थमने के बाद अलमाती की सरकारी इमारतों पर पूरी तरह कालिक पुती दिखी। ये वही इमारतें हैं जो पूरी तरह सफेद हुआ करती थीं, लेकिन आगजनी के कारण इमारतें काली पड़ गईं और उन पर लगे झंडे भी झुक गए। हिंसा में 164 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 8000 लोग अब तक हिरासत में हैं। वहां के राष्ट्रपति ने दावा किया कि हिंसा के दौरान सड़कों पर जो हजारों लोगों की भीड़ दिखी, वो हथियारबंद आतंकियों की भीड़ थी। इसके पीछे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ और देशों का हाथ बताया गया।
बात की एक बात है कि कजाकिस्तान की लगभग 2500 किलोमीटर लंबी सीमा उज्बेकिस्तान से जुड़ी है और उज्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर भी जुड़ा हुआ है, जबकि कजाकिस्तान का एक बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान के साथ भी लगा हुआ है। और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों का नेटवर्क है, जिसे कजाकिस्तान पिछले हफ्ते हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रहा है। तो वहीं रूस ने भी इसका समर्थन किया है, जिसके 2000 से ज्यादा सैनिक कजाकिस्तान में शांति बहाली के लिए तैनात हैं। साल 2022 का पहला टेस्ट खेलते हुए विराट कोहली के बल्ले ने खामोशी तोड़ दी। वो पिछला मैच चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक मैच में उन्होंने शानदार वापसी की। हालांकि वो शतक से फिर चूक गए। विराट कोहली ने 79 रनों की पारी खेली। नवंबर 2019 के बाद से ये विराट कोहली की सबसे बड़ी पारी रही। साल 2020 और 2021 में उनके बल्ले से सबसे बड़ी पारी 74 रनों की रही थी। लेकिन उनकी ये पारी इसलिए भी शानदार रही क्योंकि उनकी पारी की ही वजह से टीम इंडिया पहली पारी में सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची। विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। कोहली के बाद सबसे बड़ा स्कोर चेतेश्वर पुजारा का रहा, जिन्होंने 43 रन बनाए। पहली पारी में विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा की पारियों की मदद से टीम इंडिया ने 223 रन बना लिए। जवाब में बल्लेबाजी करने आई दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान डीन एल्गर भी केवल 3 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बन गए। दक्षिण अफ्रीका ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 17 रन बना लिए।